नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में मस्नूई ग्रह अर्थात बनावटी ग्रहों के फलादेश पर चर्चा करूंगा। इसमें मेरे अपने मत भी शामिल हैं, लाल किताब के दायरे में बेशक हैं। मैं एक एक करके बताना चाहूँगा और फिर दूसरे एग्ज़ाम्पल भी इस पे लिए जा सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि अगर गुरु से शुरू करता हूं, गुरु अगर पहले घर में है तो क्या होगा। गुरु पहले घर में भले अकेला बैठा हो, लेकिन अगर वहाँ और उसके साथ कोई ग्रह नहीं है तो हम एक लाल किताब का सिद्धांत मानते हैं कि चाहे वो भले अकेला बैठा हो, उस घर का जो कारक ग्रह है और मालिक ग्रह, वो दोनों उसका असर रहता ही रहता है। मेरा मानना है कारक ग्रह के असर को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। युति तो कोई भी ग्रह बगैर युति के नहीं रहता। किसी भी घर में बैठा हो तो उसकी युति तो रहती है। अब जैसे गुरु बैठा है तो सूर्य और गुरु की युति बिल्कुल बनेगी वहाँ पर। तो सूर्य और गुरु की जो युति बनेगी, उसका जो फलादेश होगा वो पहले भाव में बैठे हुए गुरु के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर लाल किताब में मान लीजिए अलग युति का फलादेश नहीं है, मान लीजिए वहाँ सूर्य गुरु का, तो वहाँ पर सूर्य और गुरु का फल अलग अलग आएगा। अब आपने देखा होगा लाल किताब में ये दिया गया है कि गुरु अगर पहले भाव में है तो उसका फल कैसा होगा, अच्छा होगा। और दूसरा कंडीशन रहती है कि पहले घर में है तो बुरा क्या प्रभाव होगा। ये अच्छे बुरे का पैमाना मानने में कहीं कहीं बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कैसे बुरा माने अच्छा माने। यहाँ पे ये जो क्लू है ये बहुत काम की है कि जैसे गुरु यहाँ बैठा है तो सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन तो बन ही रहा है, भले उसकी युति मान लीजिए लाल किताब में नहीं दी हुई है। सूर्य और गुरु की युति अगर दी है, जैसे चंद्रमा बनता है, सूर्य और गुरु की युति से चंद्रमा बनता है, ये एक बात दी हुई है लाल किताब में। अब आप आगे जाएंगे तो ये देखेंगे कि अच्छा प्रभाव भी दिया हुआ है, बुरा प्रभाव भी दिया हुआ है। तो इसके गुरु के अच्छे और बुरे प्रभाव को देखने के लिए हमें सूर्य जहाँ पर बैठा है उसका प्रभाव देखना पड़ेगा और चंद्र जहाँ पर बैठा है उसका प्रभाव भी देखना पड़ेगा। वो प्रभाव आके मिलेंगे। चंद्र को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मस्नूई ग्रह मिलके ये चंद्र बना रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं। और सूर्य को क्यों ले रहे हैं कि सूर्य पहले भाव का कारक ग्रह है। अब सूर्य अगर मान लीजिए राहु से ग्रसित है, अष्टम भाव में बैठा है या छठे भाव में बैठ गया है, या उसको कोई टक्कर मार रहा है शत्रु ग्रह, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और उस पर अगर किसी शत्रु की दृष्टि है तो सूर्य की स्थिति स्टेप बाय स्टेप अशुभ होती चली जाती है। अब इस अशुभ सूर्य को जो हमने असेस कर लिया, अब आते हैं चंद्र का प्रभाव देखने के लिए, क्योंकि मस्नूई चंद्र बना है। तो चंद्र का प्रभाव हम जब देखेंगे तो ये देखेंगे कि चंद्र है कहाँ पर। चंद्र जिस भाव में होगा उस भाव का कारक ग्रह जिस कंडीशन में होगा, जहाँ पर होगा, उसका प्रभाव चंद्र लेके आएगा। इस तरह से सूर्य और चंद्र का दोनों का प्रभाव गुरु पे जाके मिलेगा। अब जब सूर्य और चंद्र का प्रभाव गुरु पे जाके मिलेगा तो इस एनालिसिस से आपको मालूम पड़ जाएगा कि गुरु अशुभ हो रहा है या शुभ हो रहा है। तो लाल किताब में जो अशुभ प्रभाव बताए गए हैं वो गुरु पे लागू हो जाएंगे और आप ये गुरु के ऊपर दे सकते हैं कि पहले घर में जो गुरु बैठा है वो अशुभ है या शुभ है। इसके बाद इसके मापदंड को जानने के लिए आपको जो राशि कुंडली है, जो वैदिक कुंडली के हिसाब से बनती है, हम लाल किताब का ही ले रहे हैं, सिर्फ राशि के अंक ले रहे हैं, राशि को ले रहे हैं। राशि के लिहाज से गुरु की स्थिति क्या है वो भी देख लेते हैं। हालांकि ज़्यादा जोर हमें
काल पुरुष कुंडली जो कि लाल किताब फॉलो करती है उसी में देना है, इस पे नहीं देना है। तो लाल किताब में गुरु के लिए जो अशुभ घर बताए गए हैं वो हमें देख लेना। अब गुरु तो पहले घर में बैठा है, तो ये दूसरे घर के अशुभ ग्रह कैसे हो जाएंगे? दूसरे अशुभ ग्रह ये हो जाएंगे कि अभी हमने जिस सूर्य और चंद्र के जो प्रभाव हम लाए हैं, ये घरों के प्रभाव भी हैं उसमें। अब ऐसे घर जो गुरु के लिए अशुभ हैं, वो सूर्य और चंद्र से अगर रिलेटेड हैं तो अशुभ प्रभाव वाला गुरु बन ही गया वो। अब जब ये गुरु अशुभ प्रभाव वाला बन गया, अर्थात गुरु के अशुभ प्रभाव के कारण चंद्र का प्रभाव भी उतना शुभ रहा नहीं, तो हम यहाँ पर जो फलादेश करेंगे गुरु का करेंगे और सूर्य का भी देखेंगे और चंद्र का भी देखेंगे। फिर मिला जुला के जो भी आएगा वो पहले तख्त हज़ारी जो कहते हैं पहले घर का, उसका फलादेश होगा। तो तख्त हज़ारी का असेसमेंट करना बेहद ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहीं से पूरी कुंडली ऑपरेट होती है। राजा है ये। इसके बाद राजा के वज़ीर जो सप्तम भाव में जो है उसके वज़ीर को देखना पड़ता है। यहाँ भी वही थ्योरी अप्लाई हुई कि गुरु पहले भाव में है, ये शुभ है अशुभ है। अब गुरु के प्रभाव का अध्ययन और करने के लिए हम वज़ीर को देखना पड़ेगा। सप्तम भाव में अगर कोई घर माने ग्रह बैठा है तो वो वज़ीर हुआ, और अगर खाली है तो उस घर का जो कारक ग्रह है वो वज़ीर हुआ। अब ये तो उसमें दोनों को तौल के देखना पड़ेगा कि दोनों में कौन सा वज़ीर है। कौन सा वज़ीर मतलब सप्तम भाव में दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र हैं। इसमें हम किसको लेंगे? हम जनरली शुक्र को लेंगे उसको नापने के लिए कि शुक्र का प्रभाव कितना बन रहा है। अगर शुक्र का प्रभाव बुध से कमज़ोर है तो बुध को ले लेंगे। अब फिर कंपेयर करेंगे कि गुरु के साथ किसका प्रभाव ज़्यादा आ रहा है, गुरु के ऊपर कौन सा प्रभाव आ रहा है। अगर गुरु के ऊपर गलत प्रभाव आ रहा है तो वो जो है पूरी तरह से अशुभ हो गया, और उसका प्रभाव गुरु जहाँ जहाँ दृष्टि दे देगा, 7 में भी देता है, 5 में देगा और 9 में देगा, वहाँ भी उसका प्रभाव आएगा। तो इस तरह से हम इसका एसेस करेंगे कि पहले घर में जो भी ग्रह आए उस ग्रह के साथ युति में अपना वो भी माना जाएगा कि जो उस घर का कारक ग्रह होता है। तो इस तरह से, क्योंकि हम लोग छोड़ देते हैं ना कि पहले घर में एक आया और कारक ग्रह को भूल गए। कारक ग्रह को लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसका प्रभाव उस घर में बना रहता है, और कैसा प्रभाव जाएगा वो कारक ग्रह कहाँ पे बैठा उससे डिपेंड करता है। इसका डिपेंडेंसी कारक ग्रह के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और कारक ग्रह किस किस ग्रहों के अंश को लेके और आ रहा है वो भी आपको यहाँ देखना पड़ेगा। तो इसी तरह का जो हमने अभी आपको एक गुरु का एग्जाम्पल दिया है, आप दूसरे ग्रहों के एग्जाम्पल भी ऐसे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसका शुक्र का भी ले लें आप। अब आप शुक्र को अगर पहले घर में बिठा के उसका असेसमेंट करेंगे तो कारक ग्रह सूर्य हुआ। अब सूर्य के साथ जब शुक्र की युति बनती है तो लाल किताब के अनुसार मसनूई ग्रह कौन सा बनता है? वो बनता है बृहस्पति या गुरु बना यहाँ पे। अब ये शुक्र पे जो बृहस्पति जो बना, ये इसका परिणाम सामने आया है। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति की स्थिति क्या है। पहले एक तो ये हुआ, दूसरा देखना पड़ेगा सूर्य की स्थिति क्या है। तो सूर्य और बृहस्पति के स्थिति के अनुसार ही शुक्र के शुभ अशुभ होने का निर्णय होगा, और इसकी अशुभ होने या शुभ होने का सीधा प्रभाव आपकी गृहस्थ लाइफ में पड़ेगा, क्योंकि शुक्र स्त्री का भी कारक होता है। सीधा असर वहाँ भी पड़ेगा, आपके रहन सहन पे पड़ेगा, आप किस हिसाब से अपनी लाइफ पास कर रहे हैं उस पर भी पड़ेगा, आपके पास रुपए पैसा कितना आएगा जाएगा
वो भी पड़ेगा। अगर आपने शुक्र को अकेला देख के फलादेश कर दिया तो अकेले शुक्र का फलादेश उतना सटीक नहीं जाएगा। आपको शुक्र का फलादेश पहले भाव में करने के लिए सूर्य को भी लेना पड़ेगा और गुरु को भी लेना पड़ेगा, और इसके अतिरिक्त इन भावों का जो शुभ अशुभ असर है वो जाएगा अपना जहाँ पर इनकी दृष्टि जाती है वहाँ तक जाती है। तो पहले भाव में ये इस पूरे भाव जितने 1 से लेकर 12 के भाव के एनालिसिस इसी पैटर्न पे होंगे कि जो भी आता है उस पर वहाँ के कारक ग्रह का असर होगा। कारक ग्रह के साथ मिलकर अगर कोई मसनूई ग्रह बनता है उसका असर लेंगे, अगर कोई मसनूई ग्रह नहीं बनता है तो दोनों के असर अलग अलग लेंगे। दोनों के असरों को देखेंगे कि ये किस तरह का असर लेके आए हैं, ये देखेंगे। इसके बाद जब ये पूरा हो जाए तो इन पे पड़ने वाली दृष्टि को भी देखेंगे। तो इस तरह से हम अगर लाल किताब के उसका एनालिसिस करते रहेंगे तो एक अलग तरह का परिणाम सामने आएगा।